एसजेएक्स निफ्टी में सुस्ती, लेकिन कल के शानदार एक्शन के बाद भारतीय बाजार सपाट खुलने के बाद किस तरफ दिखाएंगे एक्शन और कितना, ये रहेगा आज फोकस का विषय। आइए तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। हाँ नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। रिकॉर्ड रन की प्रक्रिया भारतीय बाजारों में तो जारी रही है। कल ग्लोबल मार्केट्स में 4 दिनों का ब्रेक जरूर लगा है अनिल जी, पर बताएं आज के ट्रिगर्स कैसे दिख रहे हैं सर? बिल्कुल, और कल 150 अंकों की कमजोरी के साथ डाउ जो बंद हुआ वो उम्मीद के मुताबिक ही था। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंकों के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे थे और कल दिन भर लगभग 150 पॉइंट के नुकसान के आसपास डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखे। तो उम्मीद के मुताबिक ही रहा ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में। हाँ, डाउ फ्यूचर्स जरूर 100 अंक नीचे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक कह सकते हैं कि हल्का सा सावधानी वाला संकेत है। उतने मजबूत संकेत नहीं है, लेकिन कहीं कोई कमजोरी वाले भी नहीं। लेकिन और वो इसलिए कह रहा हूं कि भले ही डाउ अपने 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाता हुआ दिखा, लेकिन नैस्डैक फिर से नए रिकॉर्ड पर जाकर बंद हुआ, तो वहां पर तेजी बरकरार है आपके लिए। पिछले 24 दिनों में एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा 80,000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 79,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईज कर चुके हैं, तो जबरदस्त इन्फ्लोज है, लगातार खरीदारी, और कल के सेशन में भी वही खरीदारी का आंकड़ा दिखा है। जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरने की शुरुआत हो सकती है, ये खबरें आ रही है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें कि अगले साल के मध्य में जेट एयरवेज फिर से आपको आसमान में दिख सकती है। पीएम मोदी आज मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये सारी खबरें हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। बिल्कुल अनिल जी, तो एक और इंटरेस्टिंग ट्रेड के लिए तैयार हो जाते हैं सर। एक सवाल से शुरू करना चाहूंगा, वैसे तो बहुत सारे आज के लिए संकेत हैं सर, पर ये जो कल आपने स्पेशली हाईलाइट करा था कि ये हफ्ता मिड कैप और स्मॉल कैप का होने वाला है, या आने वाला समय इस स्पेस का होने वाले है, उसी पर एक बार चर्चा करें सर, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स के तो रिकॉर्ड हाई हाईलाइट हो जाते हैं, पर बीएससी मिड कैप स्मॉल कैप के भी रिकॉर्ड हाई हैं सर। बीएससी 500 एनएससी 500 भी रिकॉर्ड हाई पर ही हैं सर। तो वो जो एक्शन आ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, उसके बारे में एक बार फिर से जरा दर्शकों को बताएं सर। बिल्कुल दीप, और दोनों इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी अब एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। 12,400 ये लाइफ टाइम हाई था निफ्टी का, वहां से आप 13,400 1000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो इस जो तेजी अच्छी खासी आपको लार्ज कैप्स में दिखी है, अब मिड कैप्स में भी वो जो कैचअप रैली है जिसे आप कह सकते हैं, ये कैचअप रैली मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वैल्यू बाइंग होनी थी वो काफी पहले हो चुकी है। अब वो खरीदारी हो रही, जो लोग मौके ढूंढ रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स चले नहीं, किस सेक्टर में कौन से वैल्यू स्टॉक्स हैं, कहां आपको लगता है कि बुक वैल्यू से, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे, कमाई के लिहाज से, एक्सपांशन के लिहाज से, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से ये स्टॉक्स का थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, वहां पर अब लोगों का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों आता हुआ दिख रहा है। और ये इंटरेस्टिंग चीज है, आमतौर पर लार्ज कैप्स एक पर्टिकुलर दौड़ लगाने के बाद थोड़ा रुकने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी तक वो संकेत लार्ज कैप्स में भी नहीं है, लेकिन फिर भी कैचअप रैली के लिहाज से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह है दीप कि लोकल ट्रेडर्स आमतौर पर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पसंद करते हैं। तीसरी बात यह कि घरेलू फंड लगातार बेचते जा रहे हैं। एफआईज ने भले 80,000 करोड़ की खरीदारी की हो, लेकिन सप्लाई देने में हमारे लोकल फंड्स ने भी कोई कमी नहीं की। सोचिए, अगर आप 60,000 करोड़ के आसपास की, 55,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली अगर घरेलू फंड की नहीं होती और 80,000 करोड़ की खरीदारी अगर पिछले 24 दिनों में एफआईज कर ले, तो इंडेक्स कहां पहुंच सकता था। लेकिन उनकी लगातार सप्लाई की वजह से भी रुका हुआ है। तो अब जो हमारे घरेलू फंड पिछले 25 दिनों से बेच रहे हैं, उनके लिए अब लार्ज कैप यहां पर खरीदना बहुत मुश्किल है। मन ही नहीं बना पाएंगे कि अगर आपने आईटीसी 160-70 में नहीं लिया तो 200 के ऊपर कैसे लेंगे, अपने आप को कैसे जवाब देंगे। बाकी दूसरे अपने इन्वेस्टर्स को और बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन खुद को भी तो जवाब देना है, तो वो खरीद नहीं पाएंगे। तो अब उनके लिए भी मजबूरी समझ लो या मौका समझ लो, यही है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाकर अपनी अंडर परफॉर्मेंस को दूर करने की कोशिश करें, और वही मुझे लगता है घरेलू फंड अब करते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो देखिए, आम ट्रेडर के खरीदने से कोई स्टॉक 10-10, 15-20% एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं। या तो जॉकी बड़ा मजबूत हो और जो स्टॉक को भगा ले जाए, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन सारे शेयरों में, अच्छी क्वालिटी के शेयरों में तो ऐसा होता नहीं है। वहां पर अब जो फंड बाइंग आ रही है, फंड्स या तो अपने पास पुराने शेयर पड़े हैं उनको एवरेज करने की कोशिश करें, या पोर्टफोलियो को चर्न करके नए शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है और तेजी बनी नहीं है। तो ये जो एक्शन है, मुझे लगता है ये पूरे हफ्ते की थीम है दीप। तो कम से कम ये हफ्ता तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के नाम कर दीजिए जहां पर भरपूर एक्शन होता हुआ दिखेगा। बात की आगे देखी जाएगी। जी दीप।
चलिए सर, तो भरपूर एक्शन है ब्रॉडर मार्केट्स में, वहां पर नजर रखेंगे सर। पर इतना भरपूर एक्शन चल रहा है, रोज निफ्टी सेंसेक्स नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, बैंक निफ्टी कब नया रिकॉर्ड बनाएगा सर? 30,000 तो क्रॉस हो गया, क्या 32,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी अब आते हुए दिखता है? मैं लेवल बता सकता हूँ, समय नहीं। 32,600 के ऊपर नया रिकॉर्ड बनाएगा। जो पुराने रिकॉर्ड है 32,630-40 के आसपास। लेकिन हाँ दीप, अच्छी बात है कि पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे भी थोड़ा काम करने दो। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि 2 दिनों से जो अच्छी बात हुई है बैंक निफ्टी में वो ये कि 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग। लेकिन एक कम अच्छी बात जो मुझे बैंक निफ्टी में दिख रही है, 30,000 के ऊपर निकलने के बाद जो मतलब गोली होना चाहिए, रॉकेट होना चाहिए, जो भागना चाहिए, वो अभी भी मिसिंग है। और उसकी बड़ी वजह एचडीएफसी बैंक। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला एचडीएफसी बैंक, जब से उनका वो डिजिटल कार्ड्स पर जो रोक लगाने का मामला आया था आरबीआई की तरफ से, तब से एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। और जब तक एचडीएफसी बैंक ये वापस से एक्शन में ना आए, तब तक बैंक निफ्टी के लिए लाइफ हाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर नहीं पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा और होगा भी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार की बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के ब्लॉक में ट्रेड कर रहा है। 29,000 से 29,500, 29,500 से 30,000, 30,000 से 30,500 की रेंज में थोड़ा वक्त बिताना चाहता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि 30,000 को 2 दिन तक ऊपर बंद करने के बाद जैसी एकदम तेजी बैंक निफ्टी में बननी चाहिए, अब वो बैंक निफ्टी में ना वो एनर्जी खत्म हो रही है। पहले कैसा था, एक बड़े लेवल को पार किया और उसके बाद रुकना नहीं, देखना नहीं, पीछे आना नहीं। हालांकि अच्छी बात है कि 30,000 को पार करने के बाद 30,000 तोड़ने के मूड में कल भी नहीं था। 29,950 का लो थोड़ी देर के लिए बनाया, लेकिन 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिका रहा। तो मुझे अब जो समझ में आ रहा वो ये है कि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सा 30,000, 30,500 की रेंज में कंसोलिडेट करे और एक बार 30,600, 30,800 ब्रॉड रेंज वो है जहां पर आखिरी पड़ाव है दीप बैंक निफ्टी के लिए रुकने का। और वो पार करने के बाद आप बैंक निफ्टी को 32,000 के ऊपर भी जाते हुए देखेंगे, वहां पर भी लाइफ टाइम हाई के नजदीक जा सकते हैं। तो डेफिनेटली अब जब मिड कैप्स में लोग इस तरह के मौके ढूंढ रहे कि कौन सा नहीं चला, तो लार्ज कैप्स में क्यों नहीं होगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि बैंक्स नहीं चले, लेकिन हाँ फिर भी बैंक निफ्टी की जो अंडर परफॉर्मेंस है, कहाँ 12,400 वाला अब 13,400, लगभग 8% निफ्टी ऊपर है अपने पुराने लाइफ टाइम हाई से, और अभी भी 8%, 7% नीचे है बैंक निफ्टी अपनी पुरानी लाइफ टाइम हाई से। तो यानी कि 15-16% की जो अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की है निफ्टी के मुकाबले में, वक्त आ गया है वो धीरे धीरे कम होगी। जी दीप। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी, जो अनिल जी हाईलाइट भी करने की 2 दिनों से 30,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है एक्शन के लिए। तो सर मिड कैप स्मॉल कैप पर एक्शन है, रिकॉर्ड हाई पर इंडेक्सेस हैं, बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। बताएं फिर आज के संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव ही रखे हैं। मैंने न्यूट्रल या नेगेटिव करने का तो खैर सवाल ही नहीं है। न्यूट्रल कर सकता था कि भाई डाउ फ्यूचर्स भी नीचे और डाउ 150 पॉइंट नीचे। अच्छा, डाउ 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ तो ये हमें पता था। उसके बावजूद हम कल दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए और अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। कल आप पूछ भी रहे थे कि आज ग्लोबल मार्केट से सहारा नहीं है, तो मैं ये कह रहा था कि ग्लोबल मार्केट से सहारा नहीं तो हम भी तो ग्लोबल मार्केट्स को सहारा दे सकते हैं। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में लगभग 50-75 पॉइंट की रिकवरी भी आती हुई दिखी है। अभी भी 80 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स। देखिए 30,000 के इंडेक्स में 80 पॉइंट कुछ नहीं होता। लाल या हरे निशान से हमारा सेंटीमेंट फर्क पड़ता है, लेकिन आप पॉइंट्स भी तो देखिए ना, कितने पॉइंट ऊपर कितने पॉइंट नीचे वो समझिए। वो अगर आपको समझ में आएगा 80 पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, 1/4%। तो ऐसे कोई डरने घबराने की फिलहाल तो जरूरत नहीं, अनलेस की डाउ फ्यूचर बहुत नीचे आ जाए तब तो एक अलग बात है। अगर वैसा ना हो तो फिर बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल संकेत अभी भी पॉजिटिव साइड पर है। स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद है। आज सुबह में 7 बजे आपको सुन भी रहा था, आप कह रहे थे भाई कि आज आखिरी दिन है झगड़े टंटे खत्म करने का। अगर किसी को अमेरिकी चुनाव में कोई विवाद है, ट्रंप साहब को कोई तकलीफ है लाइफ में, तो वो अभी बता दें, आज के बाद कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक झंझट खत्म हुआ। बाइडेन साहब अपनी सत्ता संभालेंगे, पैकेज लाएंगे, एक नहीं 2 ला सकते हैं, छोटा नहीं बड़ा ला सकते हैं। ये सारी उम्मीदें हैं। इन सारी उम्मीदों के बीच में कोरोना वैक्सीन आपके हाथ में आना, जैसा आप बता रहे हैं कि आज से इंग्लैंड में सप्लाई शुरू होगी, हमारे यहाँ भी अब तैयारी हो रही है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। कोरोना केसेस बढ़ भी रहे,
दुनिया भर में, अमेरिका में। लेकिन इस वक्त फ्यूचर्स की तरफ बाजार देख रहे हैं। फ्यूचर ये बता रहा है कि वैक्सीन आने की तैयारी में, एक बार वैक्सीन आई तो जब हम इतना बुरा समय निकाल चुके हैं तो 2-4 हफ्तों की तो बात है। 2-4 हफ्तों के बाद तो लाइफ बैक टू नॉर्मल होने की संभावनाएं बिल्कुल पूरी हो जाएगी। उस लिहाज से ग्लोबल संकेत आपके लिए पॉजिटिव है। एफआईज घरेलू फंड के संकेत हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, यानी कल जो ट्रिगर्स थे सेम आज भी वही है, कोई बदलाव नहीं। अब आइए रेंज दे दूं। 13,250, 13,275 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। मुझे नहीं लगता ये लेवल भी आसानी से टूटेगा आज के लिए। फिर भी इसके नीचे 13,100, 13,150 रॉक बॉटम आप निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब नेगेटिव नहीं, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, रिवर्स होकर पहले न्यूट्रल आएगा। ट्रेंड न्यूट्रल होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि निफ्टी 13,100 के नीचे बंद हो। जब तक 13,100 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तो आपको बिल्कुल डरने घबराने चिंता करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले दिन के लिए ही 13,250, 13,275 तोड़ना भी बहुत मुश्किल होगा। ये आपके लिए लेवल्स है। ऊपरी स्तरों पर 13,425, 13,500 ये रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी 29,750, 29,950 मजबूत सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए, और मुझे नहीं लगता ये भी टूटेगा। फिर भी एक बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ी रेंज हैंडी रखिए, और अगला सपोर्ट लेवल रॉक बॉटम जिसे कह सकते हैं वो 29,450, 29,625 की रेंज में आएगा, जिस पर आपको नजर रखनी है। और बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल 30,350, जहां तक कल हम पहुंचे थे 30,350, 30,450, ये 100 पॉइंट की रेंज ऊपरी लेवल है दिन के लिए। अगर इसे पार करके टिके तो फिर 30,625, 30,825 की रेंज में जाएंगे, और वहां पर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार की रेंजेस जहां पर आपको रखनी है नजर। दिन के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे सर? देखिए, दिन की छोटी रेंज दी 13,275, 13,400 की रखनी चाहिए आपको। मुझे लगता है ज्यादा संभावना ये कि आज कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है और हम इसी रेंज में वक्त बिता दें, और हो सकता है इस रेंज के पार ना भी निकले, ये भी एक संभावना है। लेकिन फिर भी ज्यादा सही जो होती है वो मीडियम रेंज होती है, और मीडियम रेंज 13,250, 13,425 ये आप मानकर चलें अगर आप डे ट्रेडर है। कभी कोई अनएक्सपेक्टेड खबर पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए कि डाउ फ्यूचर्स बहुत बढ़ गए या कोई खराब खबर आ गई, तो आपके पास एक बड़ी रेंज होनी चाहिए, और वो बड़ी रेंज 13,200 से 13,500 की निकल कर आती है निफ्टी पर। इस पर आप ध्यान रखिए। यानी कि बेसिकली आप समझ लीजिए ना, 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर कल की क्लोजिंग के लिहाज से वो ब्रॉड रेंज आपकी हो सकती है निफ्टी पर। आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 29,950, 30,350 ये बेसिकली मेरे ख्याल से हाँ कल की रेंज है। कल की रेंज 29,950, 29,350। जी हाँ, तो सबसे पहले आप इस रेंज पर नजर रखिए। ज्यादा संभावना है अगर कंसोलिडेशन का दिन होना है तो ये रेंज रह जाएगी। अब आइए मीडियम रेंज में। मीडियम रेंज है आपके लिए 29,825, 30,450, और बड़ी रेंज 29,750 से 30,625 की लेकर चलिए आप डे ट्रेड के लिहाज से। ये आपके लिए तमाम लेवल से। बैंक निफ्टी में भी जैसा ज्यादा संभावना है कि आप मीडियम रेंज से काम चला लें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मीडियम रेंज में से कहीं बाहर निकलना है तो ऊपर की तरफ निकलने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा नजर आती है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो दिख रही है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज हो गई। एफआईएस की नेट इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन 1% घटी है, 76%, कोई खास बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है, लगभग 10 बेसिस पॉइंट, 168 पर पहुंचा है। हायर है, अलार्मिंग नहीं। इंडिया विक्स अनचेंज्ड है, 18 के आसपास, बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो ज्यादातर क्यूज कंफर्टेबल ही हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, रेंजेस आपके सामने हैं। पोजीशंस की बात करते हैं सर, बताएं एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो क्या करें? 13,240 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, अगर आपकी निफ्टी की पोजीशन है तेजी की, यानी कि लगभग 100-125 पॉइंट नीचे यहां से। बैंक निफ्टी में 2 स्टॉप लॉस दूंगा। इंट्राडे कल के लो का 29,950 का जो 250 पॉइंट नीचे है, और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर है 29,800 का। इन 2 लेवल्स पर नजर रखिए। शॉर्ट पोजीशन अगर है तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी किसी की तो है, तभी तो लॉन्ग पोजीशन भी खड़ी है। 13,375 नया लाइफ हाई बनाए, उसके बाद शॉर्ट मत रहिए, काट लीजिए। और ये इंट्राडे भी होगा और क्लोजिंग बेसिस पर भी। और बैंक निफ्टी का 30,350 कल का हाई पार करे, कल के हाई के ऊपर बंद हो, शॉर्ट काट लीजिए। ये आपके लिए लेवल्स है। नई पोजीशन जो बनाना चाहते हैं
निफ्टी खरीदिए 13,250 13,275 की रेंज में मिले, बहुत बढ़िया एंट्री लेवल होगा डे ट्रेडर्स के लिए। यहां पर खरीदारी कीजिए। 13,150 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दीप। ऊपर की तरफ 13,350, 13,400, 13,425, 13,475 और 13,500 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी चाहिए खरीदारी। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो अगर इस रेंज का इंतजार ना करें तो फिर वो 13,240 का स्टॉप लॉस लगाकर वैसे ही खरीद लें अगर नीचे मिले तो, और तब आपके लिए एंट्री लेवल 13,300 के आसपास का भी बढ़िया बन सकता है। 13,300 भी वायदा कारोबार के लिहाज से बड़ा और इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो आज एक चीज और कहना चाहता हूं दीप, वो ये कि कमजोरी अगर आपको गिननी है तो 13,300 से गिनिएगा। अगर आप 55 पॉइंट कमजोर भी हो जाए, आपको याद है कल हम यही बात कर रहे थे 13,258 पर बंद हुआ था शुक्रवार को, कि आप 13,199 से गिनिए कि 1 पॉइंट कमजोर है, 13,200 के नीचे ही कमजोर है। आप देखिए कल पूरे दिन भर 13,200 ही नहीं टूटा, 13,241 का लो बनाकर। आज सिमिलर सिचुएशन यही है दीप, आपको कमजोरी 13,300 से गिननी है। अगर आप आज 55 पॉइंट कमजोर हो भी जाते हैं तो भी आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखिए कमजोर नहीं। कमजोरी का पहला पॉइंट 13,300 के नीचे से आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप चाहें तो 13,250 के स्टॉप 240 के स्टॉप लॉस से भी जहां खुले वहीं पर खरीदने का भी मौका बना सकते हैं। तो मैं फिर चाहूंगा कल ही की तरह कि जितना नीचे खुले उतना बेहतर। आई डोंट नो अब ग्लोबल मार्केट्स हमें कितना सहारा देते हैं नीचे खुलने के लिए। सहारा से मेरा मतलब है नीचे खुलने के लिए कितना सहारा देते हैं। अगर बहुत नीचे खुले तो तुरंत ही खरीदारी का मौका बन जाएगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी, वो 13,475 13,500 की रेंज में शॉर्ट करें। इस रेंज को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। 13,400 13,500 नहीं है, 13,475 13,500 की रेंज में आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है। ये रेंज ठीक कर लीजिए, 13,475 13,500। स्टॉप लॉस 13,550 का होगा। टारगेट 13,425 13,400 13,350। इन 3 टारगेट के लिए आपको ऊपरी स्तरों पर करनी है बिकवाली। ये बात हुई दीप निफ्टी की जी। ओके, तो ये है आपके लिए पोजीशन बनाने के लिए सलाह और किस तरह से बनानी है। बैंक निफ्टी पर कौन से अहम लेवल्स रहेंगे सर पोजीशन के हिसाब से? दीप देखिए, बैंक निफ्टी में 2 तरीके से आप खरीदारी कर सकते हैं। एक तो ये कि 29,750 29,950 तो परफेक्ट रेंज है, जहां पर आए तो आपको खरीदना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 29,600 तब आपका स्टॉप लॉस होगा। 30,050 30,200 30,350 30,450 ये 4-5 टारगेट आपके ऊपर के हो गए। लेकिन आइडियली ये सिचुएशन है, लेकिन आइडियल सिचुएशन में मार्केट काम करता नहीं है। मार्केट के काम करने के अपने तरीके अपने लेवल से। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर से एक चांस और ले सकते हैं, और वो ये 29,050 30,050 की रेंज में ही खरीद लीजिए। ज्यादा इंतजार मत कीजिए नीचे का। ये 100 पॉइंट की रेंज भी बढ़िया है, ले लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदेंगे, और आप एकदम स्किल्ड और एक्टिव ट्रेडर हैं, आपकी पल पल नजर है मार्केट पे, तो आप 29,050 30,050 इस 100 पॉइंट की रेंज में ले लीजिए। छोटा स्टॉप लॉस 29,900 का लगाइए, 50 पॉइंट नीचे का। 30,200 30,350 30,450 30,625 और 30,825 ये सारे लेवल हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ऊपर की तरफ के जो आ सकते हैं, तो आप वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी 30,600 से 30,800 की रेंज में बेचें ऊपर। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 30,450 के आसपास सोच सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये होगी थोड़ा ऊपर बेचे तो ज्यादा बढ़िया है। 30,900 का स्टॉप लॉस होगा। 30,450 30,350 200 और 150 ये 4 टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली लोअर लेवल्स पे जी दीप। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर नई पोजीशंस बनाने की सलाह। अच्छा सर, अब ये बताइए कि जो सेक्टर्स हैं वो कौन से फोकस में आ रहे हैं आपके? कैनरा बैंक तो एफएनओ बैन में है, कोई फ्रेश एंट्री नहीं आई है, पर सेक्टर्स के लिहाज से आज कहां पर नजर रखेंगे? आज भी दीप सेक्टर्स के लिहाज से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर ही एक्शन है, और उसमें सेक्टर वाला कोई मामला ही नहीं है। सब सेक्टर के मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अलग अलग अपने अपने अंदाज में वहां पर पूरा एक्शन रहने वाला है। फोकस वही रहा, आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम कैश मार्केट के स्टॉक्स पे फोकस करके आपको एफएनओ के साथ साथ कैश के कॉल्स भी दे रहे हैं, और आज भी मुझे लगता है ऐसे ही बढ़िया मौके आपको कैश मार्केट के लिए मिलते हुए दिखेंगे। और बढ़िया बात यह भी कि इंट्राडे में टारगेट सारे आते हुए दिख रहे हैं, तो आज भी अगर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई तो कुछ बढ़िया कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज के 2,000 कल के 2,000 इस तरह के मौके देखेंगे दीप। बिल्कुल, तो बढ़िया कैश के मौके आ रहे हैं, और एक मौका अनिल जी आपको थोड़ी देर में बताने भी वाले हैं, उस पर भी पूछूंगा सर। पर जरा डेटा के बारे में हाईलाइट करें।
कल अच्छी खरीदारी हुई कैश में, इस महीने की हाईएस्ट खरीदारी एफआईएस की तरफ से जहां की कैश का सवाल है, पर इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स की जो बिकवाली है वहां से क्या समझें सर? कोई खास ऐसी चिंता की बात नहीं दीप। लगातार देखिए 5वें दिन लाइफ टाइम हाई पर इंडेक्स बंद हो रहा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज क्या है, करना भी चाहिए ना भाई। और कोई ऐसी अच्छा इंडेक्स ही तो बेचा है, स्टॉक्स थोड़ी बेचे हैं। स्टॉक्स में तो आप देखिए खाली 300 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की। अच्छा इंडेक्स भी जो 1129 करोड़ की बिकवाली है उसमें ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तेजी की पोजीशन में की है। तो तेजी करते ही इसीलिए भाई कि प्रॉफिट बुक करे। अगर कहीं भी 5 दिन तक लाइफ हाई बनने के बाद अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इसलिए ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, और वो भी बहुत छोटी सी। जो खरीदा है उसके सामने देखिए क्या है, 1100 करोड़, 80-90 हजार करोड़ की आप खरीदारी करें, 80 हजार करोड़ की खरीदारी करें और 1000 करोड़ का बेचें, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है। कैश मार्केट में कमिटमेंट जबरदस्त है, 3800 करोड़ की कल फिर से खरीदारी आई है। घरेलू फंड भी दबाकर बेच रहे हैं 2767 करोड़। पता नहीं, मतलब अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि आगे क्या होगा, कि कौन सही पड़ेगा। लेकिन यही ये मार्केट है, पेशेंस जिसके पास है और पैसा जिसके पास है वो दोनों तरफ सही होने की संभावनाएं रखता है। क्योंकि अभी घरेलू फंड जो बेच रहे हैं, पेशेंस है कि कभी तो नीचे आएगा। एफआई जो खरीद रहे हैं, पैसा है ऊपर जाएगा। तो दोनों का पेशेंस और पैसा अपनी अपनी जगह काम आता दिख रहा है। देखते हैं कब तक इनका पेशेंस रहता है, कब तक इनका पैसा रहता है। ये दोनों की कश्मकश चलती रहेगी। तो हमें तो मजा आता है ऐसे डेटा देखने में दीप, की जहां पर दो तरह के इन्वेस्टर्स आपस में कॉन्ट्रा व्यू लेकर चले बाजार पर, और बाजार में एक्शन भरपूर है। बस एक्शन रहना चाहिए। और मुझे इस घरेलू फंड की बिकवाली में भी एक अच्छी बात दिखती। नहीं तो ठीक है, हम कह भी रहे कि 80,000 करोड़ के अगर एफआईज बेचते हैं और घरेलू फंड इतनी सप्लाई नहीं देते, तो फिर आपके लिए निफ्टी कुछ और ही होता, 15,000 होता, 14,500 होता, वो होता, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये तो बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप सोचें कि कल को भगवान न करे कोई वजह से ऐसा बाजार गिर जाए, कुछ ऐसी खराब खबर आ जाए, कहीं से आ जाए और गिरना शुरू करे, तो यही घरेलू फंड है जो आपको सहारा भी देंगे। तो इनके पास तैयार है मसाला, जब भी जरूरत पड़ेगी खरीदारी करेंगे। तो हम तो दोनों तरह से सेफ है। तेजी होनी है तो एफआईज के हाथ में कमान है, आप संभालिए। मंदी होनी है तो घरेलू फंड आकर नीचे सपोर्ट देंगे कि भाई आपके पास इतना पैसा पड़ा है, आप भी तो इतने दिनों से बेचे हो, लीजिए। और वो लेंगे भी। वो भी इंतजार इसी बात का कर रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं कि किसी न किसी वजह से किसी न किसी दिन नीचे आएगा, तब हम खरीदना शुरू करेंगे। तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है इस वक्त, दोनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो एफआईएस डीआईएस के बीच में जो एक्शन चल रहा है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और बाजार में भरपूर मूवमेंट है। सर वायदा कारोबार आपने कहा था कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, उनके बारे में बताएं। दीप, पहले तो 13,200 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 26 लाख शेयरों का। तो आप एक बार ये मान लीजिए कि अब परसों तक जो इस सीरीज का समापन है हफ्ते की, 13,200 आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया एफएनओ डेटा के लिहाज से। आज के लिए मैं क्यों कह रहा था आपको कि 13,300 से ही गिनेगा, 1 पॉइंट कमजोर है। 13,300 के पुट पर दीप 27 लाख शेयर है और 13,300 के कॉल पर 22 लाख शेयर, लगभग बराबर वाले। यानी ये आपके लिए रस्सा कशी वाला मामला है। अब देखो, फर्ज करो कि जिसकी कल शॉर्ट पोजीशन रहेगी, ये उम्मीद में कि 100, 125, 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे है, चलो कल एक नीचे गैप मिल जाएगा, हम ले लेंगे। किधर है गैप? कल 60 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी गैप दिखाकर अगर नीचे नहीं खुला, तो आज तो 10 ही पॉइंट दिख रहा है, करेक्ट। फिर भी मान लिया चलो गैप मिल भी गया, तो आपको गैप मिलकर कितना मिल जाएगा? 50-60 पॉइंट मिल गया तो मेहरबानी समझो, राइट। तो इससे ज्यादा तो मिलने के चांस ही नहीं है। तो इसलिए 13,300 ही अब नहीं टूटेगा। दूसरी बात, 13,300 क्यों मजबूत सपोर्ट है? 20 लाख शेयर पुट में कल ही जुड़े हैं, तो ये फ्रेश पोजीशन बनी है और 13,300 के पुट पर, तो 13,300 ही आपके लिए आज के लिए एक मजबूत सपोर्ट हो गया। ठीक वैसे जैसे कल 13,200 था और कल 13,240 से हम घूम गए, सिमिलरली आज भी 13,300 का सपोर्ट है मजबूत वायदा कारोबार के लिहाज से, और मुझे नहीं लगता 13,300 के आसपास पहुंचेंगे भी। और अब ऊपर में थोड़ा रुकावट 13,400 13,500 के आसपास है, हल्का फुल्का, वो छोटी छोटी। 13,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 31 लाख शेयरों का, तो एक तरह से 13,200 13,500 की रेंज आप पकड़ लीजिए। 13,300 के नीचे ही खराब है, 13,400 के ऊपर निकल के टिकट तो थोड़ा और बेहतर हो जाएंगे। ये बढ़िया डेटा है आपके लिए। बाकी डेटा कंफर्टेबल है, विक्स आपका एकदम स्टेबल है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा है लेकिन कोई अलार्मिंग नहीं है। प्रीमियम घटी है, वो अच्छी बात है। निफ्टी में 53 पॉइंट से प्रीमियम आधी रह गई, 57 पॉइंट। बैंक निफ्टी के 138 पॉइंट की प्रीमियम दीप घटकर सिर्फ 58 पॉइंट रह गई, तो अच्छी बात है। लोगों ने जो प्रॉफिट बुकिंग की है, इंडेक्स में अपनी पोजीशन कम की है, स्पेशली एफआईज ने, वो आपके प्रीमियम में गई है। तो
इंटरेस्टिंग चीज एक और हो रही है वायदा कारोबार में, वो देखने वाली बात है कि ज्यादा आपको भले ही बदलाव स्पोर्ट लेवल में नहीं दिख रहा कि स्पोर्ट लेवल का निफ्टी या बैंक निफ्टी कम घूम रहा है, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में जाके देखेंगे तो प्रीमियम में उतार चढ़ाव काफी हो रहा है। आप देखिए, अगर प्रीमियम एक ही दिन में करीबन 80 पॉइंट कम हो जाती है बैंक निफ्टी में, ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये कल तेजी की पोजीशन कम हुई है कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेचो ऊपर में, तो प्रीमियम का भी गेम अलग चल रहा है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी 30,000, ये आपके लिए निर्णायक लेवल है, यानी कि 200 पॉइंट कमजोर हो भी जाए तब भी आप फील मत कीजिएगा कि कमजोर हैं। 30,000 के नीचे ही आप कमजोर होना शुरू करेंगे, और उसकी वजह यह कि पुट और कॉल दोनों में बराबर ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के 30,000 पर 8 और 7 लाख शेयरों का। तो ये आपके लिए ताकत आजमाइश वाला, रस्साकशी वाला लेवल है। इसके नीचे कोई खास नहीं। 29,500 पर 8 लाख शेयर है, 30,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9 लाख शेयरों का है। डेटा कम है, इन लेवल्स पर आप रखिएगा नजर। सिंपल दी जी। चलिए सर, तो समझ गए ये इंटरेस्टिंग लेवल्स क्या है, वहां पर नजर रखिए, और साथ ही आज का एक्शन भरपूर होने वाला है। अब एज प्रॉमिस्ड अनिल जी की तरफ से एक बेहतरीन रिकमेंडेशन आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे में। बताएं सर। दीप देखिए, स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर इक्विटास होल्डिंग, यहां पर खरीदारी करने की राय है मेरी। कल भी हमने कल के 2000 में दिया था। जो नई गाइडलाइंस आई है आरबीआई की, गाइडलाइंस तो नहीं, ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कह सकता हूं, जिसमें कॉर्पोरेट्स के लिए बैंकिंग लाइसेंस प्लस जिनके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको किस तरह से होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर अलग रखना है, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, वो उसमें छूट देने की बात हो रही है। इक्विटास, उज्जीवन, इन सब के लिए, आईडीएफसी, इन सब के लिए बड़ी फायदे की बात होगी। और दूसरा एक स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है, मुझे लगता है ये 8-10 रुपए की तेजी के लिए, 15 रुपए तक की तेजी के लिए तैयार हो रहा है, बशर्ते कि मार्केट का मूड माहौल इसी तरह से रहे। लेकिन फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप खरीदना चाहते हैं 73 रुपए और 75 रुपए, 73 और 75, दो टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 68 के आसपास छोटा एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी कर सकते हैं। तो इक्विटास होल्डिंग ये एक अच्छा स्टॉक है जो यहां से भी एक्शन में आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि शायद गैप से ना मिले और आपको आराम से मौका मिल जाए। नहीं तो आमतौर पर मैं स्टॉक इसलिए देना भी कम पसंद करता हूं कि गैप से खुल जाते हैं। तो अगर आपको गैप से ना मिले मौका तो जरूर खरीदिए, और अगर गैप से मिलने के बाद खरीद रहे हैं तो फिर पोजिशनली आप 80 रुपए 85 रुपए की रेंज के टारगेट रखकर खरीदें, तब आप पोजिशनली खरीदने के लिहाज से खरीदिएगा। तो ये आपके लिए राय है इस वक्त खरीदारी करने की। बिल्कुल अनिल जी, तो इक्विटास होल्डिंग्स यहां पर नजर रखिए। पिछले कुछ दिनों से बेहतरीन कैश के आइडियाज भी आ रहे हैं अनिल जी की तरफ से। कल कुछ ऑलरेडी रिकमेंडेशंस के टारगेट्स भी हिट हुए। नजर रखिए, इक्विटास आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे है। आइए आपको और स्टॉक्स के बारे में भी बता देते हैं। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले की ट्रिगर्स पर नजर देखिए। यहां पर 12 बजे जो है एम्फी अपने जो मासिक आंकड़े हैं निवेश के वो जारी करता हुआ नजर आएगा, तो देखना होगा कि वहां से किस हिसाब का डेटा निकल कर आता है। साथ ही इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज का जो नया नाम है वो आज से यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इसके अलावा टाटा और मिस्त्री के बीच में जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आज दोपहर 12 बजे इसकी सुनवाई होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर आपको फोकस बनाए रखना होगा इस चीज के लिए। और साथ ही आरवीएनएल, ये जो स्टॉक है ये आज एक्स डिविडेंड होता हुआ नजर आएगा। ₹1.14 प्रति शेयर का जो है इन्होंने डिविडेंड घोषित किया था। इसके अलावा खबरों से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उसमें कैनरा बैंक सबसे पहला है। कल शाम को इन्होंने क्यूआईपी लॉन्च किया है, करीब 2000 करोड़ जुटाने की योजना है इससे, और जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो ₹103.50 प्रति शेयर का है। और 10 दिसंबर को जो है इनकी अगली बोर्ड बैठक है क्यूआईपी को लेकर। साथ ही टाइटन, इस पर नजर रखिए, जो इनकी स्विस सब्सिडियरी है फेवरेल्यूब, ये इनकी एक वॉच ब्रांड है, और यहां पर जो कारोबार है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इन्होंने जो संभावित निवेश ये करने की योजना थी उसको इन्होंने जो है उस पर रोक लगा दी है, और अब तक जो है करीब 275 करोड़ रुपए ये निवेश कर चुके हैं इसमें, और यहां पर जो प्रोविजनिंग की है वो 145 करोड़ की अभी तक की है इन्होंने। तो हो सकता है कि और आगे भी इनको प्रोविजनिंग करनी पड़े। साथ ही हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है ये, और हमने आपको ये बताया है कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि सरकार जो है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज को लेकर अब बड़े प्लान बना रही है। आपको याद होगा कि यहां पर टाटा कम्युनिकेशन से ये डिमर्ज होकर एक सेपरेट कंपनी बनी थी, जहां पर आप देखिए 4 महानगरों में करीब
700 एकड़ में फैली हुई इनकी जो जमीन है उसकी वैल्यूएशन करीब 13,000 करोड़ की है और यहां पर सरकार का जो हिस्सा है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में करीब 51% का है। और अब सरकार जो है अब इसकी जो लैंड बैंक वैल्यू है उसको और फर्दर अनलॉकिंग के लिए यहां पर और फर्दर डेवलपमेंट जो है वो होते हुए नजर आएंगे। और यहां पर इनको जो अनुमति मिली है वो कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल शेड, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स और होटल्स बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो अब देखना होगा कि मंत्रालय जो है इस पर क्या निर्णय लेते हैं कि इस लैंड बैंक को और फर्दर कैसे डेवलप किया जाए, तो इस पर आपको नजर बनाए रखना होगा। काफी बेहतरीन खबर है। इसके अलावा जुबिलेंट लाइफ साइंस, यहां पर भी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के द्वारा हमने आपको ये जानकारी दी है कि यहां पर 3 बड़ी खबरें इस स्टॉक के लिए है। सबसे पहले तो ये कि इनका जो डिमर्जर होना है 2021 की शुरुआत तक ये डिमर्जर पॉसिबल है। एनसीएलटी से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही विटामिन न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए एक एफएमसीजी से इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। तो यहां पर उस हिसाब से इनकी जो आय है उसमें काफी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और अंत में कोविड-19 वैक्सीन के लाइसेंस को लेकर जो है ये कुछ फार्मा कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस के लिए इन्होंने बातचीत शुरू की है। और अगले 12 से 15 महीनों में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये डील हो जाती है तो 500 करोड़ की आय जो है वो आती हुई नजर आएगी। तो जुबिलेंट लाइफ साइंस काफी बेहतरीन सेट ऑफ न्यूज जो है इसके लिए भी आती हुई नजर आ रही है। येस बैंक, इस पर भी फोकस रखिए क्योंकि ये एक नई एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बनाने वाले हैं। और यहां पर उसके लिए इन्होंने ओक ट्री, वाडे एंड एससी लोई जैसे ग्लोबल निवेशक है उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है। करीब 40,000 करोड़ की जो बैड लोन्स या एनपीए है उसको जो है वो एआरसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और बैंक ने जो है आरबीआई से लाइसेंस के लिए भी अर्जी दे दी है। तो देखना होगा कि वहां पर आरबीआई की क्या प्रतिक्रिया आती है। और अंत में जेट एयरवेज आप देखिए पिछले 1.5 साल से ये ठप पड़ी थी एयरलाइन। अब फाइनली जो है इनके मुरारीलाल जलान कंसोर्टियम और कैलरॉक कैपिटल ने कहा है कि समर ऑफ 2021 यानी अगले साल जो है यहां पर मध्य 2021 से यहां पर इनके ऑपरेशंस जो है फिर से शुरू हो सकते हैं। और जो दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में इनके हब्स हैं वो जारी रहेंगे और जितने भी स्लॉट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो भी ये शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों पर अब जो है कंपनी के विस्तार की योजना है। तो जेट एयरवेज लगातार फोकस में बना हुआ है और ये काफी बेहतरीन खबर इनके लिए आती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स और कुछ बेहतरीन जी बिजनेस एक्सक्लूसिव्स भी आपके लिए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर, जानते हैं वरुण के साथ। गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले तो स्ट्राइड फार्मा पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ प्रमोटर्स जो है अपना पूरा हिस्सा बेचना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक को भी नियुक्त कर दिया है। करीब 29.7% हिस्सा है जिसको ये बेचना चाहते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस कुर्ला में इनका अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क जो है उसमें एक छोटा हिस्सा बेचने की योजना बना रहे हैं। यहाँ कनाडा की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उसके साथ इन्होंने करार किया है। करीब 1000 करोड़ के आसपास ही जुटाएंगे इस पूरे स्टेक सेल से। आईएफसीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि सरकार का जो हिस्सा बेचने की खबरें हैं वो गलत है। फिलहाल इसका इन्होंने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। एडीएफ फूड, यहाँ प्रमोटर्स लगातार हिस्सा बेचते जा रहे हैं। 7 सितंबर से 7 दिसंबर के बीच में इस कंपनी के प्रमोटर्स ने करीब 2.75% हिस्सा जो है वो बेच दिया है। गोवा कार्बन नवंबर में जो उत्पादन है उसमें बेहतरीन बढ़त देखने मिली। करीब 59% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ हुई है। कुछ और बड़ डील्स है जिसमें टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड ने 5.74 लाख शेयर जो है खरीदा है और डीएसपी इमर्जिंग फंड ने इसको बेचा है। करीब 6.81 लाख शेयर उन्होंने बेचा है। तो दो फंड्स के बीच में डील्स हुए हैं। एस्ट्रा माइक्रो, यहाँ पे एमरल्ड कंपनी ने करीब 4,35,000 शेयर जो है उनको खरीदा है 127 के भाव पे। अरविंद में प्रमोटर्स अरविंद फार्म्स ने 4 दिसंबर को करीब 3 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। सीक्वेंस साइंटिफिक में प्रमोटर्स ने शेयर बेचे हैं 2 दिसंबर को करीब 53,000 शेयर बेचे हैं। और गोदरेज एग्रोवेट में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने खरीदारी की है 1 और 2 दिसंबर को करीब 36,300 शेयर के आसपास इन्होंने खरीदे हैं। ओके, तो ये है कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स, प्रमोटर एक्शन और बल डील्स आपके लिए। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले दो सीमेंट दिग्गज कंपनी एसीसी और अंबुजा सीमेंट यहां पर सीएलएसए की एक बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहां पर इन्होंने जो है लक्ष्य ऊंचे दिए, लेकिन एक चीज को हाईलाइट करके ये कहा कि जो पेरेंट कंपनी को टेक्नोलॉजी नो हाउ फीस देते हो फिलहाल आय का 1% है। माना जा रहा है कि यहां पर 1% की और बढ़त देखने को मिल सकती है और ऐसा हुआ तो एबिटा प्रति टन में करीब 50 रुपए का असर देखने को मिलेगा। जो सीएलएसए हैं एसीसी पर खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य दिया उन्होंने 1920 रुपए का, 1658 कल की क्लोजिंग है। अंबुजा पर जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 285 के लक्ष्य लिए 252 कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिकल स्पेस की जो है दो कंपनीज पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है। अंबर एंटरप्राइज यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज शुरुआत की गई है, 3000 रुपए का लक्ष्य दिया, 2290 कल की क्लोजिंग है। डिक्सन टेक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 14,000 रुपए के लक्ष्य के लिए 11,560 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि छोटी अवधि में भी और मध्यम अवधि में भी अगर आप देखें तो ग्रोथ के ढेर सारे अवसर कंपनी के सामने हैं और साथ ही साथ पीएलआई स्कीम से आगे चलकर फायदा होगा, जिसके चलते ये दोनों स्टॉक्स पर बुलिश हैं। एनटीपीसी यहां पर भी फोकस रखना होगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 138 रुपए के लक्ष्य के लिए करीब 100 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि रिन्यूएबल स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और ईवी चार्जिंग स्पेस में कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, जिससे आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा। अदानी पोर्ट्स, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 502 रुपए के लक्ष्य के लिए 470 कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि कृष्णापट्टनम पोर्ट में के कामकाज में एक स्थिरता देखी जा रही है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एचडीएफसी बैंक पर, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1450 से बढ़ाकर 1620 कर दिया है, 1375 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि मजबूत फंडामेंटल्स है, बेहतरीन बैंक है, जिसके चलते यहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रखिएगा नजर। एचडीएफसी बैंक पर जेफरीज का टारगेट बढ़ता हुआ 1620 के लक्ष्य के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और अब शामिल करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को। वक्त है पिक ऑफ द डे का। हमारे पैनल के सबसे वरिष्ठ सदस्य के साथ करते हैं शुरुआत। वीके शर्मा साहब, गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। जी नमस्ते अनिल जी। ग्लेनमार्क फार्मा मेरा पिक ऑफ द डे है। कल 7:30 के वक्त पे मैंने 7:30 के शो में ये स्टॉक रिकमेंड किया था और ये मेरा पिक इसलिए है कि फार्मा के अंदर हम नई तेजी देख रहे हैं नए सिरे से। और इस स्टॉक ने करीब 6 महीने पहले 532 रुपए पे ये क्लोज हुआ था 20 जून को, और आज इसकी क्लोजिंग वापस 6 महीने के बाद आराम सुस्ताने के बाद अब ये वापस निकला है और इसकी जो क्लोजिंग है वो उससे ऊपर है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है, तभी ये भाव आ पाए हैं। इन्होंने काफी हद तक अपना कैपेक्स किया है पहले के समय में और उसका भरपाई आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये पाएंगे। वो तो फंडामेंटल बात हुई। मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो रिकमेंड कर रहा हूँ कॉल लेने के लिए, जो एक ट्रेडिंग का कॉल है। तो 550 की कॉल आप ले सकते हैं, 20 रुपए 85 पैसे पे इसका लास्ट क्लोजिंग था, वो ले सकते हैं। 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रहेगा 34 रुपए। याद रखिए ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन आपको अपना लगातार जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर बढ़ाना है। एक बार प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉक में कभी भी, ट्रेडिंग में कभी भी लॉस होना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और उसका मतलब ये कि स्टॉप लॉस धीरे धीरे बढ़ाते चले अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो, घटाते चले अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो। और यहां पर जब शर्मा साहब कह रहे हैं तेजी की पोजीशन बनाएं, ग्लेनमार्क दिख रहा है मजबूत, तो स्टॉप लॉस आपको मार्केट के मूड, माहौल और अपनी रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम लेने की जो आपकी ताकत है उसके हिसाब से एडजस्ट करते चलना है। सबसे पहली पिक आपके लिए खरीदारी की फार्मा स्टॉक में आई है। सुमित जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है, पिक ऑफ द डे और पिक ऑफ कपल ऑफ डेज भी हो सकता है ये स्टॉक, पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी यहां से चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेट्रोनेट एलएनजी यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव इंट्राडे में और पोजिशनली दिखाने को तैयार है। तो पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक यहां से ऊपर में 275 रुपए से लेकर 280 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है और 280 का लेवल अगर टूटता है तो ये 300 रुपए तक का मूव भी इसी रैली में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, नीचे में 257 258 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 280 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर देखने को मिल सकता है।
ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी है अगला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय इस वक्त। आइए बंसल जी का भी करते हैं स्वागत। बंसल जी नमस्कार, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी देखिए, मैं पिक ऑफ द डे ऐसा निकाल के लाया हूं कि जो मेरे दिन की शुरुआत है वो आपके थैंक यू के साथ होगी। तो मेरा पिक ऑफ द डे है सन टीवी, जिसको कल आपने चलते चलते रिकमेंड किया था। उसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 454 454 का स्टॉप लॉस है, 477 के टारगेट के लिए सन टीवी को खरीदने की राय है। ओहो, कल 464 बंद हो गया, क्या बात है, मैंने क्लोजिंग में देखा नहीं। मजबूत क्लोजिंग है ये तो, 500 की तरफ जाने को तैयार है। धन्यवाद स्वीकार करें बंसल जी, मेरे आज के कल के 2000 जो भी 2000 थे उसको आगे बढ़ाने के लिए। कुणाल जी का भी स्वागत। कुणाल जी नमस्कार, बताएं सर। अनिल जी मेरी भी खरीदारी की राय है। सबसे पहले नमस्कार आपको, नमस्कार दीपांशु को। अनिल जी खरीदारी की राय है सिंजीन में। और अनिल जी फार्मा की क्रांति बदस्तूर चल रही है और ये जो अनिल जी स्टॉक है सिंजीन, ये पुराना क्रांतिकारी है। कुछ समय तक अनिल जी ये स्टॉक चुप रहा, लेकिन कल के ट्रेड में इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आपको काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, तो सिंजीन खरीदने की राय है। 589 पर स्टॉप लॉस रखना है, पहला टारगेट ही 640 रुपए का, और अगर पोजिशनल बेसिस पर स्टॉक को रख पाए तो फिर 660 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 589 के स्टॉप लॉस से सिंजीन खरीदने की राय। ओके, सिंजीन खरीदें, ये है राय आती कुणाल जी की तरफ से। तो फार्मा शेयरों में ग्लेनमार्क और सिंजीन दोनों ही खरीदारी करने की राय आ चुकी है। आइए कुछ और स्टॉक जो रहेंगे भरपूर एक्शन में, उन पर भी राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले है पिरामल एंटरप्राइजेज। खबरें ये आ रही कि कुर्ला में एक कॉर्पोरेट पार्क है जिनकी ये डील करने जा रहे हैं कनाडा की एक रियल एस्टेट फर्म के साथ 1000 करोड़ रुपए में। स्टॉक मजबूत है, 1500 रुपए के ऊपर टिक रहा है, बंद हो रहा है 1500 पे ही जाके बंद हुआ है एग्जैक्टली। और आखिरी मिनटों में देखिए तेजी भी अच्छी बनी है पिरामल एंटरप्राइजेज। जरा कुणाल जी देखिए 400 बताइए क्या करना है इसमें। अनिल जी देखिए जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है पिरामल में, हमने पिछले कई दिनों से काफी एक्टिविटी देखी है और चार्ट पर भी वही दिखाई पड़ रहा है। अनिल जी मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है पहले की तुलना में और ऊपर के लेवल्स आएंगे। यहां पर जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। नई खरीदारी अब तब करें जब ये स्टॉक 1550 रुपए के स्तरों को पार करे, तो 1550 के ऊपर इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और तब इसमें मेरी नई खरीदारी की राय है। लेकिन जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं उन्हें जरूर बने रहना चाहिए। 1470 का एक स्टॉप लॉस रखें, 1550 पहला पड़ाव है, ये लेवल पार हुआ तो स्टॉक में फिर गजब की तेजी देखने को मिलेगी। 1470 स्टॉप लॉस, 1550 ये है टारगेट। और इस बीच हमारे साथ वागले साहब भी जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। वागले साहब नमस्कार, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा भी पिक ऑफ द डे सन टीवी है, लेकिन एक फर्क है, मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा मार्केट चौकी हो सकता है, तो मैं करेक्शन पे बाय करूंगा। तो कंडीशनल बाय है, 464 का बंद है, 461 के लेवल्स आते हैं तो ही मैं बाय करूंगा। 461 458 ये मेरी बाइंग रेंज होगी। 453 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 477 तक के टारगेट्स में देख रहा हूं। मुझे लगता है सूनर देन लेटर ये स्टॉक 500 के ऊपर पोजिशनली जा सकता है। क्या बात है, टारगेट भी आपके दोनों के सेम आते हुए दिखे। तो बंसल जी का भी 477 का टारगेट, सेम चार्ट यूज करते हैं या सेम फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसका मतलब पक्का है दोनों ने एक ही वाला कोई फॉर्मूला लगाया है, दोनों के टारगेट आए हैं सेम। आइए बढ़ते आगे, एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करना है। सुमित जी गोवा कार्बन, जरा इस स्टॉक को देखिए, इसके प्रोडक्शन के आंकड़े आए और दमदार प्रोडक्शन बढ़कर आया, 59% की बढ़त प्रोडक्शन में दिखी है। बताइए जरा इसके चार्ट पर क्या राय है आपकी। नहीं जी, गोवा कार्बन के चार्ट्स में मोमेंटम पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है। 280 इसका इमीडिएट ऊपर में हर्डल है, वो निकलने के बाद 295 से 300 रुपए तक का लेवल गोवा कार्बन के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक पिछले 15 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और ऊपर का ही मूव देखने को मिलना चाहिए ऐसा लगता है। 280 का लेवल टूटने के बाद 295 से 300 रुपए तक का मूव गोवा कार्बन के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो गोवा कार्बन पर रखिए नजर। प्रोडक्शन डेटा आया है और अच्छा प्रोडक्शन डेटा आया है कंपनी की तरफ से, यहां पर आप मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं।
बंसल जी, टाइटन में क्या करना चाहिए? इनकी एक वॉच की यूनिट है जिसमें वो निवेश करने वाले थे, कुछ ऑलरेडी कर दिया है, अब उस निवेश के ऊपर का अमाउंट नहीं करेंगे बल्कि अब प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव खबर आ रही है टाइटन के लिए। बताएं, आपको स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? देखिए दीपांशु, टाइटन का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा है, अनचार्टेड टेरिटरी में जा चुका है, नए हाइस पे स्टॉक खड़ा हुआ है, तो कोई भी करेक्शन आती है तो खरीदारी की राय रहेगी। टाइटन का टेक्निकल रुझान काफी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। अगर कोई करेक्शन आती है तो खरीदारी की राय है टाइटन में। ओके, तो करेक्शन आती है तो खरीदारी करें टाइटन में। वैसे अगर आप देखें तो थोड़ी न्यूज नेगेटिव है, देखते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रोविजनिंग का क्या इम्पैक्ट कंपनी पर आते हुए आपको दिख सकता है। नजर रखिए कई सारे और स्टॉक्स पर। स्ट्राइड्स, शर्मा साहब अगर आप इसको ट्रैक करते हैं सर, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बिक्री की काफी खबरें आई हैं। आज फ्रेश खबर आई है कि पूरी हिस्सेदारी प्रमोटर बेच सकते हैं 30% की, और इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक को भी नियुक्त कर लिया है। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को, और स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट जो एक्सपेक्टेड है स्ट्राइड्स? इसका कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इस तरह के जो स्टॉक्स को थोड़ा इस तरह से देखना चाहिए कि जब भी ये कंपनी बिकती है तो उसके अंदर 25% से ऊपर है तो इसके अंदर एसेंशियली ओपन ऑफर भी आवश्यकता होगी। और अच्छी बात यह है कि इनका जो बैकग्राउंड है इन प्रमोटर्स का, इन्होंने कंपनियां बनाई हैं और फिर बेची हैं, तो इनका काफी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उस दृष्टि से जो भाव भी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स अभी तक दिए हैं अन्य अन्य कंपनियों के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये इसका एक पॉजिटिव इसके ऊपर असर होना चाहिए। बिल्कुल। इसी से जुड़ी हुई एक और कंपनी है फार्मा और केमिकल से जुड़ी हुई जुबिलेंट लाइफ, जिसके लिए भी आज बड़ी एक्सक्लूसिव खबर स्वाति खंडेलवाल ने की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने सुबह 7 बजे कि एक तो कंपनी डीमर्जर करने जा रही है, दूसरी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ टाई अप होने जा रहा है उनके सुपर स्पेशलिटी केमिकल से, जो अब तक वो चाइना से खरीदते थे अब वो यहाँ खरीदेंगे। ये कुछ बेहतरीन खबरें आती दिख रही। साथ ही कोविड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वो करार कर रहे हैं जहां से 500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की उम्मीद है। तो 2-3 बढ़िया खबरें जुबिलेंट लाइफ के लिए एक साथ आती हुई दिखी है। स्टॉक बेहद मजबूत ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट लाइफ। जरा इसके चार्ट्स देखिए सुमित जी, और बताइए इसके लिए क्या टारगेट रखे जाए ऊपर के? तेजी करके चलने का सलाह रहेगा अनिल जी। स्टॉक के अंदर तेजी का मोमेंटम पिछले 4 दिनों से बिल्डअप है और कल भी एक स्ट्रॉन्ग मूव ही हमको देखने को मिला था। स्टॉक यहां से लगता है ऊपर में 880 से 900 रुपए के इमीडिएट टारगेट होंगे और ये लेवल्स ब्रेक होने पे 950 रुपए तक के लेवल जुबिलेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो 810 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। मार्केट खुलने के बाद अगर कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी करें। ऊपर में 880 से 900 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं और पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल, और वो शॉर्ट टर्म आज ही होगा। 880-900 रुपए तक के टारगेट्स आपको आज ही देखने को मिल सकते हैं, तो इस टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी। एक और स्टॉक है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज। कुणाल जी जरा आप देखिए इसके चार्ट्स। ये टाटा कम्युनिकेशन से अलग हुई कंपनी, पहले VSNL हुआ करता था, VSNL को टाटा कम्युनिकेशन ने एक्विजिशन कर लिया, उसमें से रियल एस्टेट कारोबार की ये कंपनी अलग की गई। सरकार की इसमें 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। बड़े डेवलपमेंट प्लान आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही 650 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी टाटा हेमिस्फेयर ने अभी भरी है, यानी कि वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी का बनता हुआ नजर आ रहा है, जो लैंड बैंक है उस लिहाज से। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, इसके चार्ट देखिए, क्या आज ये कमाल करने के लिए तैयार है? वैसे देखिए अनिल जी, चार्ट बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज्यादा चार्ट पर डेटा नहीं है अनिल जी, लेकिन इतना जरूर है कि एक ब्रेकआउट हमने 2 सत्र पहले इसमें आते हुए देखा था जब स्टॉक ने 70 रुपए की बाधा को पार किया था और उसके बाद पिछले 2-3 सत्र से लगातार ये 70 रुपए के ऊपर ट्रेड कर पाने में सफल रहा है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, स्टॉक में ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे और 70 जो कि ब्रेकआउट लेवल है वो स्टॉक के लिए अब एक बेस बन चुका है। तो 70 के स्टॉप लॉस से जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करें। नई खरीदारी की भी इन स्तरों पर मेरी राय है 70 का एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर मुझे लगता है कि 85 तक पूरी जाने की कुबत स्टॉक में दिखाई देती।
ऐसे के लेवल आज ही आ जाएं तो बड़ी बात नहीं, बहुत ही तगड़ी ये खबर है। और 650 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी बहुत बड़ी होती है आज के जमाने में। 650 करोड़ रुपए किसे कहते हैं, 5% के हिसाब से गिना जाए तो 13,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की स्टैंप ड्यूटी इन्होंने भरी है। उस लिहाज से ये बड़ा डेवलपमेंट हेमिस्फेयर के लिए। सरकारी कंपनी ध्यान में रखें, नाम ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन से डीमर्ज हुई कंपनी। आइए हिमांशु गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सर स्टॉक जो मुझे आज के लिए पसंद है, स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल। नवंबर के मंथ में एक ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दोबारा आता हुआ देखने को मिला और कल की जिस हिसाब से क्लोजिंग यहाँ पर हमने देखी है, मेरा मानना है कि स्टॉक आज के सेशन में एक फिर से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 648 रुपए का कल का क्लोज है, तो उसके अकॉर्डिंगली करंट भाव पर खरीदारी की राय है। 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 672 और 690 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एमएफएसएल में आपको आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एमएफएसएल ये है आपके लिए आज का टारगेट। 648 649 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदारी करने की राय है इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से।